हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में बेरक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को लेमैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसके समझा जाए, ये सब के बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, कल तक हमने कर लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा चल रहा था पार्ट 5 जो कि यूनियन के बारे में बात करता है, और कल हमने आर्टिकल 69 तक हमने कर लिया था। और वहीं पर हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो था प्रोविजंस जो थे वो खत्म हो चुके थे। उसके आगे वाइस प्रेसिडेंट साहब का कोई रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अंत तक चलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारे यूनियन का नॉमिनल हेड है। चाहे आप उसमें अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देख लीजिए या फिर आपकी इमरजेंसी की पावर्स देख लीजिए, ये सब सारी प्रेसिडेंट की पावर्स होती है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कल तक हम आर्टिकल 69 कर चुके थे। आज हम आर्टिकल 70 से बात करेंगे। आर्टिकल 70 क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है, अगर कोई कंटिजेंसी अक्कर हो जाए, कोई इमरजेंसी अक्कर हो जाए, जो कंटिजेंसी इस पूरे चैप्टर के अंदर नहीं दे रखी है, उसके अलावा और कोई कंटिजेंसी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो पार्लियामेंट जो लॉ बना करके प्रेसिडेंट के रूल के जो ड्यूटीज है वो निर्धारित कर सकती है। प्रेसिडेंट से क्या क्या काम लेने इसके बारे में लॉ बना सकती है। देखिए क्या कहता है आर्टिकल हमारा 70। देखिए रहा आर्टिकल 70 में पढ़ने जा रहा हूं, क्या कर रहा है। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, अन्य किसी आकस्मिक या इमरजेंसी में, कंटिजेंसी को सीधी भाषा में लिखा जाए तो इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के फंक्शंस का डिस्चार्ज पार्लियामेंट में मेक, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन, पार्लियामेंट ऐसा कोई प्रोविजन बना सकती है एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। मतलब क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है अगर कोई कंटिजेंसी जो कि इस चैप्टर के अंदर नहीं दे रखी है, अगर वो अकर हो जाती है, तो पार्लियामेंट जो है उसके लिए प्रोविजंस बना सकती है कि उस केस में फंक्शन यानी प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति साहब के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या काम उनसे लिए जाएंगे। ये हमारा आर्टिकल 70 कहता है। ये ज्यादा इसके बारे में अब इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही बहुत है। ये आर्टिकल 70 अब हम हिंदी में और पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन यानी डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन अदर कंटिजेंसी, संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में, आकस्मिकता का मतलब कंटिजेंसी यानी इमरजेंसी, सीधी सी बात भाषा में कहा जाए तो संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, यानी जो इस चैप्टर में, चैप्टर कौन सा, चैप्टर 5, ये जो आपका पार्ट 5 है, जो पार्ट 5 का जो चैप्टर 1 है, जो आपका प्रेसिडेंट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर कोई कंटिजेंसी नहीं दे रखी है और ऐसी कोई कंटिजेंसी अगर हो जाती है, तो उसमें राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो कि वह ठीक समझे, यानी राष्ट्रपति साहब को क्या क्या काम करने होंगे उस इमरजेंसी में, उस कंटिजेंसी में, उसके बारे में जो है पार्लियामेंट जो है प्रोविजन कर सकेगी। ये आर्टिकल 70 था। सिर्फ ये इतनी सी बात कहता है और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि भी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो डिस्प्यूट वगैरह, जो इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बारे में कैसे उसका समाधान होगा। देखिए आर्टिकल 71 क्या कह रहा है, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी मैटर होगा उसके बारे में बात करता है। क्या कहता है, क्लोज 1 में पढ़ने जा रहा हूं इसका, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट, सभी तरह के डाउट और जो डिस्प्यूट होंगे, जो समस्याएं होंगी, डिस्प्यूट का मतलब
मतभेद वगैरह कुछ लगा लीजिए, अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शेल बी inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। यानी हमारे आर्टिकल 71 का क्लोज 1 क्या कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी तरह का, तो उसके बारे में फैसला कौन करेगा, उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा और उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर सकता है। वहां पे आपको ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट के इलेक्शन के डिस्प्यूट जो होंगे वो सॉल्व नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, यानी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये बात हालांकि हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ी नहीं है, लेकिन ये बात हम पढ़ेंगे जाकर के आर्टिकल 324 के अंदर। आर्टिकल 324 जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, वहां पर हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इनके जो है इलेक्शन करवाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस, दोबारा बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन तो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पर इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट है, इलेक्शन में कोई समस्या है या किसी को इलेक्शन के प्रोसेस से कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में जो है डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट सोल्व कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, यानी उसके खिलाफ कहीं पर कोई अपील वगैरह नहीं की जा सकेगी। आगे देखते हैं, इसका क्लोज 2 और देख लेते हैं भैया क्या कहता है। इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, किसी पर्सन का जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो इलेक्शन है, अगर वो वर्ल्ड डिक्लेयर किया जाता है, वर्ल्ड का मतलब वो अवैध घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वर्ल्ड का मतलब होता है अवैध, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्ट डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज द केस में बी ऑन और बिफोर। ठीक है, एज द केस में भी को आप ब्रैकेट में डाल लीजिएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। एज द केस में भी को ब्रैकेट में डालेंगे, क्या कहता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ऑन or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration। क्या कहता है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर करके बताता हूं क्या कहता है। आर्टिकल 71 का क्लोज 2, 71 के क्लोज 1 ने तो कह दिया कि अगर इलेक्शन से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई समस्या है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अब 71 का क्लोज 2 क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो इलेक्शन हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने वर्ल्ड का मतलब होता है अवैध घोषित कर दिया है, तो उस केस में उस पर्सन ने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए अपने जो भी काम किए हैं, जो भी कार्य किए गए हैं, वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो अमान्य नहीं होंगे, वो वैलिडेट रहेंगे, वैलिड रहेंगे। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन को एज ए पर्सन, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो भी काम किए होंगे उसने, वो सारे वैलिड होंगे, वो सारे मान्य होंगे, वो सारे बिल्कुल एकदम सही होंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा।
नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आर्टिकल 71 का जो क्लोज 1 है वो तो ये कहता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी मैटर होगा, कोई भी समस्या होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। और 71 का क्लोज 2 क्या कह रहा है? 71 का क्लोज 2 कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्सन का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो इलेक्शन हुआ है उसको वॉइड यानी अवैध घोषित कर दिया है, तो उस केस में उस पर्सन ने, जिसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, उस पर्सन ने अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए अगर कोई काम किया है, कोई कार्य किया है, तो वो कार्य इनवैलिडेट नहीं होगा, यानी वो कार्य वैलिड रहेगा, वो कार्य बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, वो अमान्य नहीं होगा। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर कर दिया है, कोई बात नहीं भैया, फिर भी जो उसने काम किया है एज ए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वो बिल्कुल माना जाएगा। अब क्लोज थर्ड को देख लेते हैं। क्लोज थर्ड क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। भाई जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकती है किसी भी मैटर को जो कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है, लॉ बना करके। केवल यही बात करता है आर्टिकल 71 का क्लोज थर्ड, यानी पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आप लॉ बना करके पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी मैटर है उसको हैंडल कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं क्लोज 4 और देखते हैं द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट shall not be called in question on the ground, किस ग्राउंड पर? किस ग्राउंड पर? एक सेकंड, shall not be called in question on ground, ग्राउंड क्या दे रखा है आपका? of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। यानी क्या कहता है आर्टिकल 71 का क्लोज 4 क्या कहता है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में अगर मेंबर्स कम हैं तो उस बेस पर जो सुप्रीम कोर्ट या अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन जो है वो वॉइड नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल मान्य होगा। ये बात अपने क्या कहते हैं इंदिरा गांधी 1974 में ये बात जोड़ी गई थी। 74, हाँ 74 में ही ये बात जोड़ी गई थी। उस टाइम क्योंकि गुजरात इमरजेंसी उस टाइम लगी नहीं थी, गुजरात में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तब वहाँ की विधानसभा अपने सत्र में नहीं थी, बंद कर दिया गया था उसको। और उसी समय जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन थे, तो उस केस में तब ये फटाफट ये अमेंडमेंट लेकर आया गया था। आई थिंक ये शायद 39th अमेंडमेंट था। देख लेते हैं इस अमेंडमेंट को, कई बार अमेंडमेंट भी पूछ ली जाती है। अमेंडमेंट भी कई बार पूछ ली जाती है भैया। हाँ ये रहा, आर्टिकल 71 हैज बीन सक्सेसिवली सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट एक्ट। ये लिख रखा ना यहाँ पे, जो आर्टिकल 71 का क्लोज 4 था, इसमें जो बात लिखी गई है कि इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट shall not be called in question on the ground
किस ग्राउंड पर कि इलेक्टोरल कॉलेज जो उसको इलेक्ट कर रहा है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर वट एवर रीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग हिम। अच्छा सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देख लेना यहाँ पे 71 के नीचे फुट नोट लिखा हुआ, आर्टिकल 71 के नीचे, और वहां पर लिखा हुआ है कि इसको 39th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। देखिए आर्टिकल 71 हैज बीन सक्सेसफुली सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट, और उसके बाद अगला कहते हैं 39th अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। इसमें ये बात जोड़ी गई थी कि भाई जो क्लोज 4 था ना, ये 39th अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था। ठीक है, कई बार ये अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं कि ये चेंज किस अमेंडमेंट में किया गया था, किस ईयर में किया गया, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो 39 जो अमेंडमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है इसको जोड़ा गया था 1974 में कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन राइज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी मतलब शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन राइज नहीं होगा उसके ऊपर, मतलब उसको सही या गलत उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट राइज नहीं होगा कि वो सही है या गलत, केवल इस बेस पर कि इलेक्टोरल कॉलेज जो उसको इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी है, वैकेंसी है, वैकेंसी का मतलब कोई मेंबर है प्रेजेंट नहीं है, कोई मेंबर उसके अंदर शामिल नहीं है, इस बारे में। भाई सपोज कीजिए इसका क्या मतलब निकलता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब के इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, हमने आर्टिकल 54 में पढ़ा था इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और सभी जो स्टेट्स होती है उनके विधानसभा के जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सपोज कीजिए कि किसी समय इलेक्शन होने हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 2022 में भी इलेक्शन होने हैं प्रेसिडेंट साहब के, प्रेसिडेंट के, और उस वक्त हरियाणा में विधानसभा नहीं है, हरियाणा की जो विधानसभा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको भंग कर दिया गया, वो सेशन के अंदर नहीं है। तो केवल इस बेस के ऊपर कि इलेक्टोरल कॉलेज में हरियाणा के मेंबर्स नहीं होंगे, हरियाणा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं है, इस बेस पर केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट राइज नहीं होगा। बेशक हरियाणा की क्या चाहे बाकी की जितनी 28 स्टेट्स या तो 2 यूनियन टेरिटरी हैं उनकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नहीं है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी छोड़ो, अगर लोकसभा भी नहीं है, अकेली राज्यसभा है बस, तो भी प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन सही माना जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 71 कहता है। और सेम लगभग यही बात वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के बारे में भी होती है कि अगर लोकसभा नहीं है और राज्यसभा के लिए, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट है, जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो तो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी जो है भंग नहीं होता है, कभी भी वो डिसोल्व नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। तो अगर राज्यसभा भी है तो भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये बड़ा एक पॉलिटी का विषय है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए। और ये बात आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सी थी, 39th अमेंडमेंट 1974 से ये बात जोड़ी गई थी। इसको एक बार हम हिंदी में वो देख लेते हैं 71 को। राष्ट्रपति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, ठीक है, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या कहता है, नंबर 1, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं को, यानी जितने भी डिस्प्यूट हैं और विवादों की जांच और विनिश्चय का मतलब डिसीजन जो भी होगा उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और उसका जो विनिश्चय होगा, उसका जो डिसीजन होगा वो अंतिम होगा, यानी वो फाइनल होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई अपील नहीं होगी। अब क्लोज 2 देखते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, शून्य का मतलब वही अवैध, वॉइड घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा का मतलब उस पर्सन के द्वारा
यथास्थिति का मतलब जब वो राष्ट्रपति है या वाइस प्रेसिडेंट है, तब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को जिसने डिसीजन आया है या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे, यानी वो इनवैलिडेट नहीं होंगे। अविधि मान्य का मतलब इनवैलिडेट, यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव वर्ड दिया है, इसको पॉजिटिवली अगर कहा जाए तो ये होता कि उस पर्सन ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए कोई कार्य किया है तो वो वैलिड होगा। उसके बाद क्लोज थर्ड देखिए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन का मतलब प्रोविजन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। विनियमन का मतलब है रेगुलेट, विनियमन का मतलब होता है रेगुलेट करना। तो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके रेगुलेट कर सकेगी इलेक्शन से संबंधित प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की कोई भी मैटर है। तो ये हमारा क्लोज थर्ड कह रहा है। उसके बाद आते हैं क्लोज फोर्थ के ऊपर। क्लोज फोर्थ क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन यानी इलेक्शन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण यानी निर्वाचक गण का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति का मतलब वैकेंसी के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट राइज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे इलेक्टोरल कॉलेज में एक मेंबर एब्सेंट हो या 100 मेंबर एब्सेंट हो या कितने भी मेंबर्स एब्सेंट हो, अगर इलेक्टोरल कॉलेज का एक मेंबर भी प्रेजेंट है तो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आर्टिकल 72 आज देखते हैं कि आज अगर कर पाएंगे या नहीं। आज तो शायद हम आर्टिकल 72 नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट भी शुरू किया मैंने और समय अब हो गया है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को, अपने इस वीडियो को पहुंचाइएगा। यह आपका अपना चैनल है, ध्यान रखिएगा। लीगल सुपरफास्ट सोनित का चैनल नहीं है, मेरा चैनल नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, आपको इसे आगे बढ़ाना है। और आज हमारे चैनल के 1000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। ये सब आपके ही आशीर्वादों के कारण हुआ है। आप ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल के ऊपर बनाए रखिएगा। 128 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। जल्द ही अगर आपका प्यार रहा तो वो समय भी रहेगा जब हम 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख तक सब्सक्राइबर, उसके आगे भी चलते रहेंगे। इसलिए 128 सब्सक्राइबर्स और 1000 व्यूज आज कंप्लीट करवाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कुछ ही दिनों में, यकीन मानिए कुछ ही दिनों में मैं आईपीसी सीआरपीसी भी शुरू करने वाला हूं। मेरे पास थोड़े से भी रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पर हूँ। धीरे धीरे मैं आईपीसी और सीआरपीसी भी आपके यहाँ पर शुरू करूंगा, लेकिन उसके लिए प्लीज एक शर्त है, ये आपको कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स करवाने होंगे। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी मैं आईपीसी सीआरपीसी शुरू कर दूंगा और बाकी जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट है वो सारे शुरू कर दूंगा। लेकिन 500 सब्सक्राइबर कम से कम प्लीज करवाइए आप। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से अपना प्यार कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए, अपने सुरक्षा बलों का सम्मान कीजिए और कोरोना का अपना वैक्सीनेशन समय पर करवाइए ताकि सरकार और प्रशासन के इस कोरोना के विरुद्ध अभियान में हम अपना योगदान दे सकें।
और नए वेरिएंट जो कोरोना का आया है ओमिक्रॉन, उससे अपना सावधानी रखिए। जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, किसी के संपर्क में ज़्यादा ना आए। बस आज इतना ही हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।